नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है मिर्ज़ापुर की रहने वाली सुमन की कहानी। आज की जो कहानी है वह सोशल मीडिया से संबंधित रखती है। सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कहानी है आज की। एक लड़की है जो कुछ सोशल मीडिया के अंदर कुछ चीज़ें देखती रहती है। देखने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में आजमाने के लिए ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, चुनती है कि अंत में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर में एक थाना लगता है, जमालपुर। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है, जयपट्टी कला गांव। यह घटना 4 अक्टूबर 2023 की घटना है। आज से करीब 2 महीने पहले की यह घटना है। इसी गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कुमार भारतीय है, जिसकी उम्र करीब 40 साल, अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहा करता था। यह मेहनत मजदूरी करके, किसानी खेती करके अपना परिवार का गुजारा चला रहा था। घर में केवल एक 20 साल की बेटी है और 19 साल का बेटा है। दिन भर मजदूरी करने के बाद जो पैसे आते हैं, इन्हीं से अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। यूं ही वक्त गुजरता गया, जिंदगी कटती गई, वक्त आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच 4 अक्टूबर को हर बार की तरह जैसे ही सुबह जाते थे, दिन भर काम करते आते थे, शाम को काम करके वापस आते थे, ठीक उसी तरह 4 अक्टूबर को रोज की तरह सुबह काम पर जाते हैं संतोष कुमार भारती, जहां पर इनको जाना था काम के लिए। जाने के बाद इनका बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है और बेटी घर पर खाना बना रही थी। क्योंकि दोपहर में भाई और पिता खाना खाने के लिए आते थे, इसलिए बेटी खाना बना रही थी। अब दोपहर हो जाती है, बेटी सोच रही है कि पापा आएंगे, खाना खाएंगे, भैया आएगा, खाना खाएंगे। लेकिन दोपहर के 2 बज जाते हैं और संतोष कुमार घर पर नहीं आते हैं। घर पर संतोष कुमार की बेटी पापा का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह 2 बजे तक दिन का खाना खाने आ जाते थे। आज नहीं आए। अब बेटी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन देखते ही देखते 3 बज जाते हैं और उनका बेटा वीरेंद्र स्कूल से घर आ जाता है। अब बहन अपने भाई को बताती है कि आज पापा नहीं आए हैं, सुबह खाना खाकर भी नहीं गए हैं, दोपहर को भी घर नहीं लौटे हैं। अब ये बात बेटे ने सुनी तो उसने सोचा कि कहीं रुक गए होंगे अपने दोस्तों के साथ। अब बेटा अपनी बहन को कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम मुझे खाना दे दो और तुम भी खाना खा लो, शाम तक पापा आ जाएंगे, कहीं रुक गए होंगे। अब बहन अपने भाई को खाना खिलाती है और देखते देखते शाम भी हो जाती है। लेकिन शाम के 5 बजने के बाद भी संतोष कुमार जब घर नहीं आता है तो दोनों भाई बहन परेशान हो जाते हैं। अब दोनों पापा को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर संतोष कुमार काम पर जाता था। सबसे पहले वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनको मालूम चलता है कि तुम्हारे पापा आज यहाँ पर काम करने के लिए ही नहीं आए हैं। अब दोनों भाई बहनों को ये मालूम चला कि आज तुम्हारे पापा यहाँ काम पर नहीं आए हैं, तो उनकी परेशानी और भी बढ़ गई। अब दोनों भाई बहन अलग अलग गांव में पूछना शुरू किया। देखते ही देखते दोनों ने पूरे गांव को छान मारा, लेकिन कहीं से कुछ मालूम नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता है। अब दोनों भाई बहनों के साथ गांव वालों का भी साथ मिला और गांव वालों ने मिलकर संतोष कुमार को खोज रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ मालूम नहीं चलता। एक दूसरे को फ़ोन भी करते हैं, पूछते हैं कि आपके पास संतोष कुमार आया है क्या, लेकिन अब कहीं भी कुछ मालूम नहीं चला फ़ोन करने के बाद भी। रात होते होते गांव वाले भी परेशान कि संतोष कुमार काम करने को कहकर घर से निकला और वह काम पर भी नहीं पहुंचता है। तो आखिरकार घर पर भी नहीं आया, तो गया कहाँ संतोष। दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक फ़ोन करके पूछ लिया, लेकिन संतोष कुमार का कहीं पर किसी भी प्रकार का मालूम नहीं चलता है। जैसे तैसे करके दोनों भाई बहन ने रात गुजारी। सुबह होने पर गांव वालों ने सुझाव दिया कि संतोष कुमार को आना होता तो वह आ जाते, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि संतोष कुमार आ जाएंगे। उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है। आप ऐसा करिए कि आप पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दो। ये सब सुनने के बाद बेटा वीरेंद्र था, वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और जमालपुर थाने में
अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। लेकिन हर बार की तरह पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है परिवार में कोई झगड़ा हो गया होगा, इसलिए इनको बिना बताए घर से निकल गया है। अभी तो 24 घंटे हुए हैं, जब उसका माइंड ठीक होगा वो आ जाएगा। ये सब समझकर रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल देती है पुलिस। बेटे और ग्रामीणों को यहाँ कहकर भेज देती है कि आप जाओ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे। अब इधर बेटा परेशान और अपने स्तर पर फिर भी अपने पिता की खोजबीन वह करता रहता है। यह सब करते करते एक दिन और गुजर जाता है, यानी कि संतोष कुमार को घर से गए हुए अब 2 दिन हो चुके थे। पुलिस ने कुछ किया नहीं, इधर गांव वाले और बेटा परेशान। अब इस मामले की जानकारी एसपी साहब तक पहुंच जाती है। अब एसपी साहब थाने में फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। जब थाने में एसपी साहब ने इस मामले को लेकर खुद ने फ़ोन किया तो अब जमालपुर थाने के पुलिस वालों के फेरे तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद पुलिस वाले गांव में आते हैं और संतोष कुमार की खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन पूछताछ करते करते शाम हो जाती है। पुलिस वालों को भी कहीं कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। देखते देखते पुलिस वालों को भी जांच में 2 दिन गुजर जाते हैं। संतोष कुमार का कहीं कुछ मालूम नहीं चलता है। अब मन में संतोष कुमार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। अब पुलिस वाले ये सोचकर चल रहे थे कि वो यूं ही घर से चले गए होंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब पुलिस वाले को भी लगा कि उनके साथ कुछ आसदा हो चुका है, इसलिए वह घर पर नहीं आए हैं। अब पुलिस वाले अपनी जांच को दूसरे एंगल से शुरू करती है। अब पुलिस संतोष कुमार के बेटे से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुमको किसी पर शक हो, किसी ने आपके पिता का कुछ कर दिया हो, अगर आपको शक हो। ये सवाल जब संतोष कुमार का बेटा सुनता है तो पहले वह कुछ देर तक सोचता है। ऐसे सवाल के लिए बेटा तैयार नहीं था। कुछ देर बाद बेटा कहता है कि सर, हम किसान लोग हैं, हमारी किसी से कोई क्या दुश्मनी है, हमारे पिता किसी से झगड़ा भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, तो हमको किसी पर शक नहीं है। कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मुझे किसी पर शक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब पुलिस वालों ने सोचा अगर बिना लड़ाई झगड़े के तो कुछ हो भी नहीं सकता, ज़रूर उनके साथ कुछ हुआ है। पुलिस वालों ने अब कहा कि बेटे, अगर तुमको किसी के ऊपर भी शक हो, जरा सा भी शक हो, तो हमें आकर ज़रूर बताना। और फिर ये अपने तरीके से खोजबीन जारी रखता है। एक दिन गुजर जाता है। पुलिस वाले ने बेटे से जब यह बात कही कि तुम्हें किसी पर शक हो तो बताना, तब से बेटा परेशान, सबको संदेह की नज़र से देखने लगा था। इसके बाद बेटे ने एक चीज़ नोटिस की और वह पुलिस स्टेशन जाता है। उसने कहा बेटे ने कि साहब, मुझे किसी पर तो शक नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लग रही है। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या? मेरे पापा के जो सबसे खास दोस्त है रविंदर, जो कि आमतौर पर मेरे पापा से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, घर में किसी भी बात को लेकर परेशानी होने पर लेकिन पापा घर में किसी भी बात की परेशानी होने पर वह कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन अब ऐसी घड़ी में वो हमारे घर ना तो आए, ना कोई खोजबीन करने की कोशिश की, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे इस मामले से बड़ा दूर हो, उनका कोई जानकारी ही ना हो उस मामले से। तो ये बात मुझे थोड़ा अजीब लग रही है। ये बात पुलिस वालों ने जब सुनी तो उनके पास कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन सोचा कि चलो रविंदर से एक बार पूछताछ कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस ने रविंदर से पूछा, आपके दोस्त के घर में इतना सब हो गया है और आप इस घर से क्यों कट्टे हो रहे हो? जब यह बात रविंदर से पूछताछ की पुलिस ने पूछा तो शुरुआत में ही वह हड़बड़ा जाता है। इससे पुलिस को रविंदर पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस वाले अपने रंग दिखाते हैं और अपने हिसाब से पूछताछ करना शुरू करते हैं और रविंदर से कहते हैं कि जो कुछ तुम जानते हो चुपचाप बता दो
वरना हम अपने हिसाब से पूछताछ करनी भी हमको आती है। इतना कहने पर रविंद्र टूट जाता है और कहा कि साहब संतोष को मैंने ही मारा है। अब एक दोस्त अपने एक खास दोस्त को मारने की बात स्वीकार करता है। पुलिस ने पूछा कि क्यों मारा तुमने? मुझे मेरे खास दोस्त को मारने के लिए उसकी बेटी ने ही कहा था, यानी कि संतोष कुमार की खुद की बेटी सुमन। नहीं, इतना सुनने के बाद पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। आखिर क्यों सुमन अपने बाप को मरवाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो या झूठ बोल रहे हो? पुलिस वालों ने रविंद्र से पूछा कि पूरी कहानी बताओ, क्या है? जब रविंद्र ने कहानी की शुरुआत की तो यहीं से कहानी 2 साल पीछे चली जाती है, 2021 के अंदर पहुंच जाती है। दरअसल 2 साल पहले संतोष और रविंद्र बचपन से दोस्त थे। रोज एक दूसरा का घर आना जाना लगा रहता था। चाय पानी पीना, बैठना उठना, ये सब होता रहता था। ऐसे ही रविंद्र संतोष के घर आता है एक दिन। संतोष मिलता कभी नहीं मिलता। ऐसे ही रविंद्र संतोष के घर आता, कभी संतोष मिलता तो कभी नहीं मिलता। जो संतोष के बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अंकल आप बैठिए, चाय पानी पीजिए। ऐसे ही 2 साल पहले यानी कि साल 2021 में जब सुमन की उम्र करीब 18 साल की रही होगी, तब रविंद्र आता है और पूछता है कि संतोष है घर पर? तो घर में केवल सुमन ही होती, क्योंकि बेटा तो स्कूल चला जाता और पापा मजदूरी के लिए संतोष कुमार, तो घर में केवल सुमन ही रहती थी। और सुमन थी उस टाइम जिस दिन रविंद्र घर पे आया, और वह मोबाइल के अंदर कुछ देख रही थी। तो रविंद्र को देखकर सुमन कहती है कि अंकल पापा अभी घर पर नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लाती हूँ। जब रविंद्र बैठ जाता है तब सुमन चाय पानी पिलाती है। उसके बाद सुमन रविंद्र को बड़ी गौर से देखती है। इसके बाद मोबाइल में वो जो कुछ देख रही थी उस वीडियो को देखने के बाद रविंद्र से पूछती है कि ये तमाम चीज़ें भी होती है क्या अंकल? यह सब सुमन के मुंह से सुनकर रविंद्र एकदम से सन्न रह जाता है, हक्का बक्का हो जाता है। एक 18 साल की लड़की जब 42 साल के व्यक्ति से अचानक ये सब सवाल करेगी तो कोई भी सुन रह सकता है। ये बात सुमन के मुंह से सुनने के बाद वह कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। जब घर जाने के बाद रविंद्र के मन में यह सवाल बारी बारी से आ रहा था कि एक लड़की मुझसे ये सब क्यों पूछ रही थी, या उसने ऐसा क्यों पूछा मेरे से। अगली बार वह फिर घर आता है, फिर सुमन का यही सवाल था। तो अब रविंद्र भी उस पर आकर्षित हो गया। लड़की पहले से ही ये सब चाहती थी, तैयार थी। इसके बाद रविंद्र घर आता जब कोई नहीं रहता तब घर आता, घर पर, और वो सब करता जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इतना होने के बाद अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे, एक दूसरे से संबंध रखने लगे थे। रिश्ता ऐसा बना जिसमें ना उम्र देखी गई, ना रिश्ते नाते देखा गया, कि एक 18 साल की लड़की अपने पिता के दोस्त के साथ और एक ऐसा दोस्त जो अपने ही दोस्त की बेटी के साथ संबंधों में आ गए। ये तमाम चीज़ें चलती रही और वक्त यूं ही गुजरता गया। लेकिन अब इनकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब संतोष को भी इनके ऊपर शक होने लगा। तो अब संतोष कुमार उन दोनों पर नज़र रखने लगा और एक दिन अचानक संतोष कुमार ने उन दोनों को नंगे हाथों पकड़ लिया। संतोष ने जब अपनी आंखों से जब ये सब देखा तो अपने पैरों तले ज़मीन खिसक गई संतोष कुमार के। तो तुरंत ही उसने रविंद्र को घर से भगा दिया और यह कहकर भगा दिया कि आज के बाद तुम मेरे घर मत आना, और अपनी बेटी को भी डांटा फटकारा और उसके पास जो मोबाइल था उसको छीन लिया। यहीं से अब दोनों का मिलना जुलना बंद हो चुका था। अब मिलना जुलना बंद हो चुका तो इधर रविंद्र परेशान और उधर सुमन परेशान कि अब क्या करे। यह भी था कि जब तक बाप रहेगा तब तक मिलना नहीं होगा। जब संतोष ने अपनी बेटी
जब संतोष ने अपनी बेटी की ऐसी हरकत देखी तो उसने शादी फिक्स कर दी सुमन की। जब सुमन की शादी फिक्स होती है तो सुमन सोचती है कि अब रविंद्र से मिलना तो होगा नहीं, और यहीं से अपने दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रविंद्र से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रिश्ता रखना है तो तुम्हें मेरे पापा को मारना होगा। इतना सब सुनने के बाद रविंद्र तैयार हो जाता है, पूरा प्लान बनाया जाता है और 4 अक्टूबर को संतोष अपने घर से जब निकलता है तो रविंद्र उससे मिलता है। मिलने के बाद उसको पकड़ता है और उसको मार देता है। उसके बाद ये सब इसके बाद इस पूरी पहेली को जब पुलिस वाले ने सुलझाई तो पूछा कि संतोष की लाश कहाँ है, हमें ये बताओ। तब रविंद्र ने कहा, लाश को मैंने गटर के खड्डे में डाल दिया है। इसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, रविंद्र और सुमन दोनों को। जब ये बात पूरे गांव वाले सुनते हैं तो गांव वाले दौड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने पर जब गांव वालों की मौजूदगी में लाश को गटर के खड्डे से बाहर निकालते हैं, निकालने से पहले जब देखते हैं गटर के खड्डे की ओर तो लाश सड़ती हुई तैरती हुई नज़र आती है। जब गटर के खड्डे से बाहर निकाल लेती है लाश को और जब ग्रामीण लोग ये सब देखते हैं तो सुमन और रविंद्र दोनों के ऊपर पत्थर जूते फेंकते हैं, जिससे कि वो उस एसएचओ पर और साथ ही 5 पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ चोट के निशान आए हैं, घायल हुए हैं उनका बीच बचाव करते हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कि एक लड़की जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ देखती है और देखने के बाद उसको अपने ऊपर फॉलो करती है और जिससे कि ये इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रोज़ आपका दोस्त पूरन रात 8 बजे हर दिन एक नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर। थैंक यू, धन्यवाद।